हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर। आज हम आप लोगों के समक्ष मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जनरल स्टडी के लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए होंगे। यूपीपीसीएस के द्वारा संचालित कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी के द्वारा हो, आरओ, एआरओ, एसएससी के द्वारा हो, यूपी ट्रिपल एससी या किसी अदर स्टेट के एग्जाम्स के लिए। जैसा कि अभी आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा कि बिहार ने बिहार टीचर का एग्जाम करवाया है, जिसमें कि आपने इस चीज को पाया होगा कि प्रश्नों के स्तर काफी अलग थे। जो स्टूडेंट्स समझे थे कि हमारे वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, टीचर भी समझे थे, उसी तरीके का पढ़ाया गया था, तैयारी कराई गई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। प्रश्नों के स्तर काफी अलग थे। अब आयोग यह मान चुका है कि अब हम घिसे पीटे प्रश्नों का या वन लाइनर प्रश्नों पे ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, उसे अब अच्छे प्रश्न चाहिए और वो कंपटीशन को बढ़ा रहा है। तो ऐसे में आपको अपनी तैयारी बेहतर करनी है, अपने को बेहतर तैयार करना है। ठीक है, तो अभी देखिए यूपी ने भी यूपी ट्रिपल एससी ने जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम करवाया है। जूनियर असिस्टेंट के पेपर में भी काफी परिवर्तन था पिछले पेपर की अपेक्षा। तो इसलिए हमारा एक प्रयास है कि आपको छोटे से कम समय में आपके एग्जाम में जो अब प्रश्न आने वाले हैं, जिस पैटर्न पे आने वाले हैं, उस न्यू पैटर्न पे आपको एक प्रैक्टिस कराई जाए। अगर आप डेली अपना एक छोटा सा समय आप हमको देते हैं, तो आप अपने एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। अच्छा हाँ, जो लोग ये सोचते होंगे कि यूपीपीसीएस के पेपर यूपी ट्रिपल एससी या एसएससी में कैसे आएंगे, तो देखिएगा मित्रों, होता क्या है कि यहाँ पे दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन को बना के एक प्रश्न बनाया जाता है आपके पीसीएस में, या फिर जो भी बीपीएससी के द्वारा आयोजित एग्जाम में, या फिर आपके यूपी पीसीएस अगर कोई एग्जाम करा रही है तो उसमें। लेकिन आरओ में इन तरीके से। लेकिन अगर आप एसएससी दे रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी दे रहे हैं, तो ये भी आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि इसका जो एक एक लाइन है वो आपके लिए, यानी कि अर्थात आप ये कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन से आपको 5 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम के मतलब के मिलेंगे। ठीक है, चलिए आज इतना ही। बाकी आज का पहला प्रश्न देखते हैं। एक बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं आपके शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये ध्रुवीय वाताग्र के साथ साथ बनते हैं, तो जी ये सही है आपका। ठीक है, पहला वाला सही है। इनकी उत्पत्ति जल एवं स्थल दोनों पर होती है, जी ये भी सही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसमें आपका मित्रों दोनों सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि देखिएगा ये जो चक्रवाती वायु प्रणालियां हैं, जो उष्ण कटिबंधीय से दूर मध्य व उच्च अक्षांशों में विकसित होती हैं, 70 से 90 डिग्री के बीच में, दोनों ध्रुवों पे। ठीक है, दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवों के समीप होती हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, ये मध्य तथा उच्च अक्षांशों में जिस क्षेत्रों से ये गुजरती हैं, वहां मौसम संबंधी अवस्थाओं में अचानक तेजी से बदलाव आते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात ध्रुवीय वाताग्र के साथ साथ बनते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ध्रुवों के पास में है, 70 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है। ठीक, तो इसलिए आपका पहला वाला सही है। दूसरा है कि ये विस्तृत क्षेत्रफल पे फैले हुए होते हैं तथा इनकी उत्पत्ति जल व स्थल दोनों पर होती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है वो केवल समुद्रों में फैलते हैं। आपको ये बात बता देते हैं। ठीक है, ये आपकी जानकारी के लिए एक पॉइंट हो गया। चलिए इस अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है कि संयुक्त राष्ट्र मरुस्थल रोकथाम अधिनियम यूएनसीसीडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इसका गठन वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की अनुशंसा पर किया गया है, जी नहीं ये गलत है। ये यूएन के संयुक्त राष्ट्र का ये एक गैर बाध्यकारी कार्य योजना है। ठीक है, जो कि एजेंडा 21 के अध्याय 10 और 12 के तहत हुआ था। और ये आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1992 का एक परिणाम है। ठीक है, 1992 का एक परिणाम है। तो यहाँ पे आपका पहला वाला गलत है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही है, तो पहला वाला तो गलत है। ठीक, अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है कि इसके द्वारा भूमि क्षरण एवं सूखे से निपटने व उसके लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाने हेतु देशों की सहायता के लिए एक वैश्विक तंत्र
ग्लोबल मैकेनिज्म की स्थापना की गई है। जी बिल्कुल, दूसरा वाला सही है, अर्थात ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थल रोकथाम अभिसमय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यूएनसीसीडी आपका यही है। ठीक है, की स्थापना 1994 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। यह पर्यावरण और विकास को संधारणीय भूमि प्रबंधन से संबंधित करने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता है। इस कन्वेंशन के द्वारा विशेष रूप से शुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क उप आर्द्र क्षेत्रों को संबोधित किया जाता है, जो कि शुष्क भूमि के रूप में ज्ञात हैं। इन क्षेत्रों में कुछ सर्वाधिक सुवेद पारिस्थितिकी तंत्र और लोग पाए जा सकते हैं। तो ये एक अतिरिक्त जानकारी थी आपके लिए। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कितने समाचार पत्र महात्मा गांधी के द्वारा आरंभ किए गए? ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यंग इंडिया, जी ये सही है। न्यू इंडिया नहीं, ये एनी बेसेंट का है। और इंडियन ओपिनियन, ये भी गांधी का है। ठीक है, तो आप जान लीजिएगा कि 1903 में इंडियन ओपिनियन की को आरंभ किया था गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में। और भारत आने के बाद इन्होंने यंग इंडिया और नवजीवन 1919 में गांधी ने शुरू किया था। ठीक है, यंग इंडिया और नवजीवन, नवजीवन को इन्होंने 1919 में शुरू किया था। कहाँ? भारत आने के बाद। दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन को 1903 में शुरू किया था। न्यू इंडिया एनी बेसेंट का है, जो कि 1915 में इन्होंने किया था। ठीक है, इनका एक और था समाचार पत्र कॉमनवेल्थ। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अच्छा हाँ, तो इस हिसाब से इसमें से सही कौन सा हुआ? तो इसमें पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सिद्ध भक्ति संत रामानुज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें से पूछ रहा है आपसे कौन सा कथन सही है। उन्होंने उपदेश दिया कि मोक्ष के लिए ईश्वर के बारे में ज्ञान की तुलना में ईश्वर की कृपा अधिक महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल सही है। उन्होंने भक्ति को वेदों की परंपरा से जोड़ने का प्रयास किया। जी बिल्कुल, ये भी सही है, क्योंकि इन्होंने नैनार और अलवार पुस्तकीय ज्ञान पर अविश्वास था इनका। ठीक है, ये विश्वास नहीं रखते थे। इन्होंने भक्ति को वेदों की परंपरा से जोड़ने का प्रयास किया था। साथ ही साथ रामानुज का जो जन्म है वह 1017 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु 1137 ईस्वी में हुई थी। यह वैष्णव संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक संत और हिंदू धर्म के सर्वाधिक सक्रिय व्यक्तियों में से एक रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होने के बावजूद पूंजी निर्माण के परिणाम स्वरूप आउटपुट में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? आपसे यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहले पूंजी निर्माण जान लेते हैं क्या होता है, फिर यहाँ पे बताते हैं कि परिणाम स्वरूप आउटपुट में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होने का कारण क्या है। तो समझिएगा, पूंजी निर्माण कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? तो ये कैपिटल फॉर्मेशन का आशय है कि किसी देश में वास्तविक पूंजी भंडार में वृद्धि से है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो पूंजी निर्माण में अधिक पूंजीगत सामान जैसे मशीन, उपकरण, कारखाने, परिवहन उपकरण, सामग्री, विद्युत आदि का उत्पादन शामिल है। ठीक है, जो अन्य सभी वस्तुओं के भविष्य के उत्पादन हेतु उपयोग में आते हैं। यह आपका पूंजी भंडार में वृद्धि हेतु बचत एवं निवेश आवश्यक है। तो पूंजी निर्माण के बारे में हमने जान लिया। अब हम पूंजी उत्पाद अनुपात की बात अगर करें, क्योंकि इसका ऑप्शन डी सही है, तो ये क्या है इसको समझ लेते हैं कि कहां से परिणाम स्वरूप आउटपुट में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होने का कारण क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिएगा मित्रों, जैसे कि आप मान लीजिए कि किसी अर्थव्यवस्था में निवेश सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 36 रुपये है। ठीक है, 36% है। और निवेश के इस स्तर में अनुरूप आर्थिक वृद्धि आपका 9% का है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ हमको 36 रुपए में निवेश से 9 रुपए का उत्पादन होता है। इसका अर्थ यही हुआ। तो ऐसे में जो पूंजी उत्पाद है वो आपका 36/9 अर्थात 4 रुपए आएगा। दूसरे शब्दों में हम कहें तो उत्पादन की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए पूंजी की 4 इकाई की आवश्यकता होती है। तो इस आधार पर यदि पूंजी उत्पाद अनुपात अधिक है तो
उच्च बचत और निवेश के बावजूद भी उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, तो अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं मित्रों। भारत में सिविल सेवाओं के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, चलिए। भारत में लॉर्ड वेलेस्ली ने सिविल सेवाओं का आरंभ और उन्हें संगठित किया। जी नहीं, ये वाला गलत है, क्योंकि भारतीय सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। ठीक है, कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और कॉर्नवालिस ने, ठीक है, कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और जो आपकी वेलेस्ली की बात है, तो 1800 ईस्वी में, यहाँ पे एक पॉइंट और हम जान लेते हैं कि 1800 में वेलेस्ली द्वारा नए अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। वर्ष 1806 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इस कॉलेज को अस्वीकृत कर दिया गया था। इसके स्थान पे इंग्लैंड के हैलीबेरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई थी, ताकि चुने गए नए अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जा सके। ठीक है, तो इसलिए आपका पहला वाला गलत है। इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही है, तो दूसरा आपका लीटन का है, तो सही है। लीटन ने भारतीयों को सिविल सेवा में कुछ अनुबंधित पदों पर नियोजित करने की अनुमति प्रदान की थी। जी बिल्कुल, ये सही है। 1878 ईस्वी में लीटन ने परीक्षा में शामिल होने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष का कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ उसने एक सांविधिक सिविल सेवा की योजना का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है, यही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से आपसे कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से मित्रों, इसके पास मानवाधिकारों के उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने की कोई शक्ति नहीं है। जी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास दोषी को दंड करने का कोई भी अधिकार नहीं है। ये वाला आपका सही है। ठीक है, यह पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सकता है। जी नहीं, आर्थिक सहायता नहीं प्रदान कर सकता। तो अर्थात दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दूसरा वाला इसमें गलत है। इसकी अनुशंसाएं संबंधित सरकार या प्राधिकरण पर बाध्यकारी नहीं होती हैं। जी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वाला भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आयोग के परामर्श पर ही की गई कार्यवाही के बारे में आयोग को 1 माह के भीतर सूचित करना होता है। ठीक है, ये किसी भी अनुशंसाएं संबंधित सरकार अथवा अधिकारी पर बाध्य नहीं होती हैं। कुछ बातें और जान लेते हैं। जैसे सशस्त्र बल के सदस्यों द्वारा किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में आयोग की भूमिका, शक्तियां व न्यायिक क्षेत्राधिकार सीमित हैं। इस संदर्भ में आयोग केंद्र सरकार से रिपोर्ट प्राप्त कर परामर्श दे सकता है। साथ ही साथ आयोग अपनी वार्षिक प्रतिवेदन अथवा विशेष रिपोर्ट केंद्र सरकार व संबंधित राज्य सरकारों को प्रेषित करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय उभयलिंगी व्यक्ति परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो इसमें से यह एक गैर संवैधानिक तथा गैर सांविधिक निकाय है। इसमें से कौन सा कथन सही है, ये हमसे पूछ रहा है। जी नहीं, ये वाला गलत है, क्योंकि ये एक सांविधिक और संवैधानिक निकाय है। क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय उभयलिंगी व्यक्ति परिषद नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन का गठन किया गया है। इस परिषद का गठन उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के तहत किया गया है। ठीक है, और आपसे पूछा, दूसरा कह रहा है कि इसकी अध्यक्षता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के द्वारा की जाती है। जी बिल्कुल ये सही है। और तीसरा है कि पदेन सदस्यों के अतिरिक्त इस परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जी नहीं, ये 3 वर्ष का होता है। ठीक है, ये 3 वर्ष का होता है। अर्थात ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, केवल दूसरा बस इसमें आपका सही है। ठीक है, बाकी आपके पहले और तीसरे गलत हैं। चलिए अगला देखते हैं। आपसे पूछ रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक प्रकार का मूल्य वर्धित कर है। जी वैट है, सही है, ये तो आपका सही है। ठीक है, ये तो आपका सही है। चलिए अगला देखते हैं। जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत कर उपभोग बिंदु पर
आरोपित किया जाता है। और तीसरा है कि यह कर वस्तुओं और सेवाओं के आयात पर लागू नहीं होता है। तो देखिएगा मित्रों, इसमें आपका पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, तो जीएसटी के बारे में हम कुछ चीजों को जान लेते हैं। इसमें से आपका ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। तो देखिए, जीएसटी के बारे में कुछ चीजों को हम जान लेते हैं कि जीएसटी है क्या। वस्तु एवं सेवा कर है, गुड सर्विस टैक्स है। भारत में कुछ समय पूर्व तक लागू कई अप्रत्यक्ष केंद्रीय और राज्य करों को समाविष्ट कर निर्मित किए गए एकल एकीकृत कर को ही संदर्भित करता है। जीएसटी की कुछ प्रमुख विशेषताओं में आप जानते हैं कि पहला वाला है कि जीएसटी मूल्यवर्धित कर वैल्यू एडेड टैक्स वैट की व्यापक श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए, वस्तुओं के विनिर्माण तथा विक्रय पर आरोपित कर की वर्तमान अवधारणा के विपरीत जीएसटी वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर आरोपित होता है। ठीक है, यहाँ पे गौर कीजिएगा कि यह वस्तुओं की आपूर्ति पर है, न कि उनकी विक्रय पे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। उत्पत्ति आधारित कर ऑरिजिन बेस्ड टैक्स की वर्तमान अवधारणा के विपरीत जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अर्थात जीएसटी उपभोग के बिंदु पर आरोपित किया जाता है, इसलिए आपका दूसरा वाला सही है। जीएसटी एक दोहरा कर है, इसे केंद्र और राज्यों द्वारा एक साझे आधार पर लागू किया जा रहा है। ठीक है, आधा आधा। केंद्र सरकार सभी अंतरराज्यीय वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर आईजीएसटी आरोपित करती है और इसे संग्रहित भी करती है। एक राज्य से दूसरे राज्य में इनपुट टैक्स क्रेडिट का निर्बाध प्रवाह होता है। आईजीएसटी से प्राप्त आय को राज्यों के मध्य विभाजित किया जाता है। ठीक है, और एक पॉइंट है, आप और जान लीजिए कि वस्तुओं और सेवाओं के आयात को अंतर राज्य आपूर्ति के रूप में माना जाता है, इसलिए इस पर सीमा शुल्क के अतिरिक्त आईजीएसटी भी आरोपित होता है। दूसरे शब्दों में सभी आयातित वस्तुओं पर आईजीएसटी भी आरोपित होता है, जो कि आपका केंद्रीय जीएसटी प्लस राज्य जीएसटी के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा कि काष्ठ स्थलाकृत के संदर्भ में, ठीक है, काष्ठ स्थलाकृत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यह घोलीकरण और अवक्षेपण की प्रक्रियाओं के माध्यम से भौम जल की अभिक्रिया का परिणाम है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी हुई चट्टानें होती हैं, जो कि चूना पत्थर या डोलोमाइट जैसी चट्टानें होती हैं। जब इनका अवक्षेपण होता है तो इसके बाद में जब ये जम के बनती हैं तो ऐसी ही चट्टानें कहलाती हैं, आपकी काष्ठ स्थलाकृतियां कहलाती हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यह गोलीकरण और क्षेपण की प्रक्रियाओं के माध्यम से भौम जल की अभिक्रिया का परिणाम है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और यह कह रहा है कि यह चूना पत्थर के क्षेत्रों की एक प्रमुख विशेषता है, बिल्कुल ये चूना पत्थर क्षेत्र या जहाँ पे डोलोमाइट है वहीं पे होंगी, वहीं पे विकसित होंगी, और जगहों पे यह विकसित नहीं होंगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो इस हिसाब से आपका कौन सा कथन सही हुआ, पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। आपसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, पीएम किसान निधि आप जानते हैं कि यह योजना जो है यह देश के सभी भूस्वामी कृषक परिवारों को उनकी कृषि भूमि के आकार पर ध्यान दिए बिना, मतलब आपके पास कितनी भूमि है इस पे बात नहीं की जाएगी, बस आप किसान होने चाहिए, इसके लिए प्रतिवर्ष प्रत्येक 4 माह में 2000 रुपए की 3 समान किस्तों में 6000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत परिवार की परिभाषा में पति पत्नी और छोटे बच्चे सम्मिलित हैं। ठीक है, ये जानते रहिएगा। लाभार्थी कृषक परिवारों की पहचान का उत्तरदायित्व तो राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें करती हैं। पात्र किसानों के बैंक खातों में निधि सीधे हस्तांतरित किया जाता है। किसान पोर्टल पे उपलब्ध किसान कॉर्नर या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आप अपना स्व पंजीकरण करा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत लाभ केवल उन कृषक परिवारों को प्रदान किया जाएगा जिनके नाम भूमि अभिलेखों में दर्ज हैं।
लैंड रिकॉर्ड्स में है। इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे वन निवासी पूर्वोत्तर राज्य और झारखंड, जिनके भूमि अभिलेखों हेतु पृथक प्रावधान अलग प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो देखिएगा मित्रों, यह एक, अब यहाँ पे देखिए, यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है, बिल्कुल सही है, हमने बताया भी। लाभार्थी कृषक परिवारों की पहचान का उत्तरदायित्व तो राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों का है, बिल्कुल सही है। निधि सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में अंतरित की जाती है, बिल्कुल सही है, हमने ये भी पॉइंट आपको बताया। योजना के लिए परिवार की परिभाषा में पति पत्नी और अविवाहित बच्चे सम्मिलित है, नहीं, यहाँ अविवाहित नहीं है, ये आपका गलत है, यहाँ छोटे बच्चे हैं या बच्चों से है। ठीक है, तो ये वाला आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो गया, यही सही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों को विचार करना है, समाचार पत्र दिया गया है और आरंभकर्ता का नाम दिया गया है। ठीक है, हमसे यही पूछा जा रहा है कि किसने आरंभ किया था इन समाचार पत्रों को। केसरी को क्या बाल गंगाधर तिलक ने किया था? जी बिल्कुल, केसरी और मराठा को बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ऑप्शन ए एक वाला मतलब आपका सही है, पहला वाला सही है। चलिए, मिरात उल अखबार सुरेंद्र नाथ बनर्जी, नहीं ये गलत है। मिरात उल अखबार को राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था। ठीक है, बंगाली बंगाली को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, मोतीलाल घोष ने नहीं किया था। और स्वदेश मित्रम जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये सही है, जी सुब्रमण्यम अय्यर ने स्वदेश मित्रम और द हिंदू दो समाचार पत्रों को शुरू किया था। इस हिसाब से आपका पहला और चौथा अर्थात ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं मित्रों। यह एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय क्रिटिकली एंडेजर्ड व बड़े आकार का प्रवासी पक्षी है, जो शीतकाल के दौरान आर्द्र भूमि में प्रजनन एवं प्रवास करता है। यह भारत में शीतकाल के दौरान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में प्रवास करता है। भारत में इन्हें अंतिम बार वर्ष 2002 में शीत ऋतु में देखा गया था। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया जा रहा है? ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा है कि यह वर्ड, यह लाइन किसके बारे में है। तो देखिएगा मित्रों, पहले इस पे कुछ चीजों को बताने से पहले आपको कुछ बातें हम बता देते हैं। जैसे अब आप कहेंगे कि ये हमारे एग्जाम में आएगा नहीं, या हम तो एसएससी की तैयारी करते हैं, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करते हैं, तो हमारा इससे क्या संबंध है? संबंध है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान है, आपको पता है। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि लुप्त प्राय कौन सा पक्षी था जो 2002 में लास्ट बार देखा गया था, तो आपका सही उत्तर बनेगा साइबेरियाई सारस, साइबेरियन क्रेन। ठीक है, ये आपका सही उत्तर है। इसके बारे में हम कुछ बातें आपको बता देते हैं कि यह एक प्रवासी पक्षी है, ये आपको पता ही है। ठीक है, यह क्रिटिकली एंडेजर्ड प्रजाति का है। अब केवल यह पूर्वी साइबेरिया से चीन और पश्चिमी दो समूहों में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमको। ठीक, पूंजी बाजार में उपयोग किए जाने वाले वित्तीय साधनों में स्टॉक और बॉन्ड्स शामिल हैं। मुद्रा बाजार में जमा, संपार्श्विक ऋण और विनिमय विपत्र का उपयोग किया जाता है। कौन सा सही है? दोनों सही है। ठीक है, इसमें आपके दोनों सही है। तो चलिए कुछ बातों को आपको इसमें हम शेयर और कर देते हैं, जैसे पूंजी बाजार के बारे में बात कर लेते हैं। तो पूंजी बाजार में प्रतिभूतियों के खरीदार उन निधियों या फंड का उपयोग करते हैं जो दीर्घ अवधि के निवेश हेतु लक्षित होते हैं। पूंजी बाजार जोखिम युक्त बाजार है और आमतौर पर इसका उपयोग अल्पकालिक फंड में निवेश करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि दीर्घकालिक फंड में निवेश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे निवेशक युवा जो हैं, जो उनकी जोखिम लेने की क्षमता अधिक है, उनके पास निवेश हेतु अधिक समय उपलब्ध होता है, तो ऐसे अधिकांश निवेशक सेवानिवृत्ति या शिक्षा हेतु बचत करने के लिए पूंजी बाजार का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा हाँ, इसमें एक पॉइंट्स आपको और बता देते हैं कि जब निवेशक अधिक जोखिम लेने हेतु तैयार होते हैं और पूंजी बाजार में निवेश करने के लिए धैर्य रखते हैं, तब मुद्रा बाजार कम समयावधि
सामान्यतः 1 वर्ष या उससे कम में आवश्यक धन को रखने का एक उचित स्थान होता है। पूंजी बाजार में उपयोग किए जाने वाले वित्तीय साधनों में स्टॉक और बॉन्ड शामिल हैं, किंतु मुद्रा बाजार में उपयोग किए जाने वाले लिखतों में जमा, संपार्श्विक ऋण, विनिमय विपत्र आदि शामिल हैं। तो यहाँ पे आप देख लिए आपका दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, मुद्रा बाजारों में कार्य करने वाली संस्थाओं में आपकी केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक आदि शामिल हैं। तो चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कितने मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं? हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मित्रों आप जानिएगा कि मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य क्या क्या है। तो कुछ बातों को हम बता देते हैं, फिर हम देखते हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल सचिवालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के अधीन है। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख मंत्रिमंडल सचिव होता है, जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। ठीक है, मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार कार्यकारण नियम 1961 तथा भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है, जिससे सरकार के मंत्रालयों या विभागों में निर्बाध कार्य संचालन में आसानी होती है। मंत्रिमंडल सचिवालय यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रियों को सभी मंत्रालय या विभागों की प्रमुख गतिविधियों के बारे में उन गतिविधियों के मासिक सारांश के माध्यम से अवगत कराया जाता रहे। साथ ही साथ मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल समितियों को सचिवीय सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार की सहायता में शामिल है प्रधानमंत्री के आदेश पर मंत्रिमंडल की बैठक बुलाना, अर्थात मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए सूची तैयार करना। पहला आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, कार्यसूची तैयार करना, उसका प्रसार करना। प्रधानमंत्री के आदेश पर मंत्रिमंडल की बैठक करना, कार्यसूची तैयार करना और उसका प्रसार करना, पहला वाला सही हो गया। दूसरा है कि मंत्रिमंडल समितियों को सचिवालय सहायता प्रदान करना, जी बिल्कुल ये भी सही है। मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन करना, जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय द्वारा बजट में प्रस्तुत प्राथमिकताओं के अनुरूप किया जाता है। तो ठीक है मित्रों, आज इतना ही। इसमें आपका पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है, केवल 1 और 2। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। देखिए, ये आप लोग कभी भी मत सोचिएगा कि प्रश्न हार्ड है, इससे हमारे एग्जाम का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके मन में यह शंका है तो इस साल जो भी अभी 2-3 महीने में एग्जाम हुए हैं, उनके आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि नहीं, अब हमें इसी पैटर्न पे पढ़ाई करनी है। आप जो भी है 15-20 मिनट का वीडियो है, 22 मिनट का वीडियो है, आप इतना हमको झेलिए, पर डे देखिए। पर डे देखने के बाद आपका एक रूटीन बन जाएगा और आपको एग्जाम में जब इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो बड़ी आसानी के साथ आप प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके और हमें भी वो ऊर्जा आती है आपके लिए बेहतर करने का। ओके, थैंक यू।